नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का जो प्रारंभिक ज्ञान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा भौतिक विज्ञान एवं जो हमारा परीक्षा धाम की जो पुस्तक आती है पर्यावरण स्वास्थ्य एवं जो विज्ञान से जुड़ी हुई यूनिट 7 से, उसका हमारा ये नोवा लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने घनत्व तक बातें कर ली थी। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे जो भी पदार्थ होते हैं उनसे जुड़े हुए घनत्व के बारे में। अगर हम बात करें, अगर हमारा एक नॉर्मल घनत्व है, अगर हम अपेक्षित घनत्व के बारे में बात करते हैं तो उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे दूध का घनत्व है तो हमें कितना देखने को मिल जाता है, हमें 1000 देखने को मिल जाता है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से गाय का, भैंस का दूध का, वो एलोकल का, पारा का और एल्यूमिनियम का और यहाँ पर सोने का सर्वाधिक हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं वेव्स के बारे में। तो आपने पता होगा तरंगों के बारे में। तरंगों की दो प्रकार की प्रकृति होती है। मुख्य रूप से जो भी प्रकाशीय तरंग थी हमने कल देखी थी, एक तरंग प्रकृति देखी थी, एक हमने कण के रूप में प्रकृति देखी थी प्रकाश की। अब हम बात करते हैं तरंगों के बारे में। तो जो तरंगीय चीज़ें हैं उनके बारे में, तो आपने देखा होगा किसी भी माध्यम में, निर्वात में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। और तरंग के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में ऊर्जा तथा विक्षोभों के पैटर्न को क्या बोलता है, संचरण कहा जाता है। आपने देखा होगा ऐसे जा रही हैं तो ये क्या होता है, संचरण होता है। तो हमें जो तरंगें देखने को मिलती हैं वो दो प्रकार की तरंगें होती हैं। एक होती है यांत्रिक तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक होती है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें जिन्हें चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत हमारी अनुप्रस्थ तरंगें देखने को मिल जाती हैं और फिर अनुदैर्ध्य तरंगें भी देखने को मिल जाती हैं। इनके अंतर्गत अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो किरणें, सूक्ष्म किरणें आदि हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करें यांत्रिक तरंगों के बारे में, तो वे तरंगें जो ठोस द्रव या फिर माध्यम में संचरित होती हैं तो यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। जैसे ध्वनि तरंगें, भूकंपीय तरंगें, जल तरंगें, ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें जो केवल एक ही माध्यम में चलती हैं, और जैसे कि अगर वो तरल में चल रही है, तरल ही है, अगर ठोस आएगा तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, और अगर वो ठोस में चल रही है तो ठोस में ही चलेंगी, तरल में जाके ख़त्म हो जाएंगी, ऐसे देखने को मिलती हैं। तो यह जैसे जलीय तरंगें और भूकंपीय तरंगें हमें इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। इनकी गति कैसी होती है, ये अपनी दिशा में चलते समय लंबवत कंपन करती हैं। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलती हैं। कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगें। वहीं हम बात करें हमारी अगली जो तरंग, अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में, ये क्या होती हैं, अगर चल रही है, ऐसे चल रही है तो इनके पीछे दूसरी तरंग आएगी तो ऐसे ही चलेंगी ये, इसके कारण ये लंबी दूरी तक जाती हैं और सभी माध्यमों में ये प्रवेश कर जाती हैं। तो यदि माध्यम कण संचरण की दिशा में ही कंपन करता है तो यह जैसे कि ध्वनि तरंगें, इसलिए दूर तक जाती हैं। अब हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, तो वे तरंगें जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मैंने आपको पहले बताया था, तो वो प्रकाश तरंगें कहलाती हैं। अब उसके बाद में आता है कला क्या होती है। तो सबसे पहले हम आपको नीचे देखें तो ये हमारे लिए एक चिन्ह है। तो जब कोई भी तरंग ऐसे ऊपर नीचे जा रही है तो इसको बोलते हैं कला। उसी के बाद में अगर तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करें तो जब एक सुरंग से दूसरे सुरंग के मध्य की दूरी को ही हम तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ बोलते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं, और तरंग द्वारा एक पूरा जो काम किया जाता है उसको एक आयाम के नाम से जाना जाता है। इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार कि कला क्या होती है। तरंग के आयाम ए के लिए किसी स्थिति का एवं समय के तरंग का जो विस्थापन होता है, जैसे कि इस स्थिति में जो विस्थापन हो रहा है इसी को कला कहा जाता है, फेज कहा जाता है। आवर्तकाल, जब कोई वस्तु, कोई बिंदु एक कंपन पूर्ण करता है तो वह जितना समय लेता है उसी को क्या कहते हैं, हम एक आवर्तकाल, टाइम ऑफ पीरियड बोलते हैं। वहीं आवृत्ति के बारे में बात करें तो एक सेकंड में वो कितनी कार्य कर रही है या कितनी चल रही है, इसी को उसकी एक फ्रिक्वेंसी कहा जाएगा। वेवलेंथ, इसमें जब तरंग चल रही है तो दो सुरंग, एक होता है जो नीचाई को गर्त बोला जाता है, इसको सुरंग बोला जाता है, तो इनके मध्य की, दो सुरंगों के मध्य की जो दूरी है उसी को वेवलेंथ कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ है तरंग की गति के समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, तो उसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वहीं तरंग की चाल क्या होगी, तो तरंग द्वारा एक अंक समय में तय की गई दूरी तरंग की चाल कहलाती है। कि तरंग द्वारा एक अंक समय, मान के चलो एक समय मान लिया, अब कितनी दूरी चल रही है वो, तो उसके द्वारा उसके तरंग की चाल कहते हैं। ये किसके बराबर होती है, ये जो भी हमारा तरंग दैर्ध्य होता है वेवलेंथ, और जो भी लैम्डा होता है, जो आवर्तकाल होता है उसके हमारे अनुपात में देखने को मिल जाती है। अब हम बात करें इनके बारे में, हम चर्चा करें तो कुछ प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे गामा किरणें, तो इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हेनरोल्ड बेक्वेरेल जी के द्वारा की गई थी। इनकी भेदक क्षमता अधिक होती है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में
कृत्रिम रेडियो धर्मिता में इनका प्रयोग देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें एक्स किरणों की, तो देखो गामा किरणें आपको पता ही होगा, हेनरी बैकरल, मैडम क्यूरी आपको याद होंगे। एक्स किरणें तो इनको याद करना है। तो रोस्टन के द्वारा इनकी खोज की गई थी। चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्रों में इनका प्रयोग देखने को मिल जाता है। पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी की खोज रिटर के द्वारा की गई थी। सिकाई करने के लिए अवरक्त किरणें बोलते हैं इनको, पराबैंगनी किरणों को, इंफ्रारेड एक तरीके से, सॉरी इनको परावैंगनी किरणें आप याद कर लीजिए। तो उसके बाद सिकाई करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्पन्न बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इनका प्रयोग देखने को मिल जाता है। परावैंगनी किरणें कहाँ से प्राप्त होती हैं? सूर्य से जो आती हैं परावैंगनी किरणें होती हैं। इसलिए तो ओजोन हमारा जो बॉडी पर डायरेक्ट नहीं पड़ती, संरक्षण करती हैं, जिससे कैंसर वगैरह होने का खतरा भी देखने को मिलता है अगर डायरेक्ट पड़ेंगी तो। वहीं देखें हम दृश्य किरणें, इनकी खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। इसमें हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, किसके द्वारा बताया गया था? न्यूटन के द्वारा। वहीं हमारी इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, आपने देखा होगा हर्शल के द्वारा इनकी खोज की गई थी। जो हमारा रिमोट होता है उसमें कौन सी किरणें होती हैं? तो उसमें ये इंफ्रारेड ही होती हैं। ये किरणें उसमें विकिरण हैं जिस वस्तु पर पड़ती हैं उस पर ताप बढ़ जाता है। इसके कारण कोहरे व फोटोग्राफी करने के लिए या सिकाई करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। कौन सी का? इंफ्रारेड किरणों का। आगे हम बात कर लेते हैं लघु किरणें या फिर हटूजियन तरंगें बोलते हैं इनको, जिनको हेनरी हटस के द्वारा इनकी खोज की गई थी। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में इनका प्रयोग होता है। वहीं हम बात करें दीर्घ रेडियो तरंगें हैं, उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? मार्कोनी के द्वारा। जो हमारा रेडियो आज चलता था, पहले आप लोग चलाते हो, तो उसके तो किसने खोज की थी? मार्कोनी के द्वारा रेडियो की भी खोज की गई थी। तो रेडियो व टेलीविज़न में इसका उपयोग किया था। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारी पृथ्वी ऐसे गोल है, अपन बोलते हैं कि सर जब डिस्क लगाते हैं, डिस्क क्यों लगाते हैं? जब सिग्नल आ ही रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारा सिग्नल यहाँ लगा हुआ है एक बड़ा टावर, लेकिन अगर हम यहाँ पर टीवी देखना चाहते हैं इसलिए तो एंटीना लगाते हैं जिससे हमारे ये जो नेटवर्क हैं वो यहाँ पर कैच हो सकें। अगर हम यहीं से देखना चाहेंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा और यहाँ पर हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए जो बड़े बड़े एंटीना घरों पर लगाए जाते होंगे। अब तो खैर डिस्क का सिस्टम चल गया है। जो पहले जिनका जन्म 1995 के आसपास हुआ होगा उन्होंने अपने घर में 2005 या 2007 तक ये खूब देखा होगा, 2002 से लेकर 2005 के बीच में। उसके बाद में हम बात करें वेवलेंथ के बारे में, तरंग दैर्घ्य के बारे में, तो किसका सबसे अधिक होता है और किसका कम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करें तो लाल रंग का देखने को मिल जाता है, और सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का हमें देखने को मिल जाता है। ये जो बेजानी हपी नाला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये हमें देखने को मिल जाते हैं। जो 7 कलर हैं हमारे मुख्य रूप से, इसमें जामुनी नहीं है उसका। और कम आवृत्ति, तो उसके बाद जिनकी तरंग दैर्घ्य भी अधिक होता है और उनकी जो आवृत्ति भी हमें देखने को मिल जाती है, आवृत्ति कम होती चली जाती है। जिनका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उनकी आवृत्ति कम होती है, जिनका अधिक होगा उनकी आवृत्ति कम होगी, और जिनका तरंग दैर्घ्य कम होगा उनकी आवृत्ति अधिक देखने को मिल जाएगी। वहीं प्रकीर्णन के बारे में बात करें तो जिनका तरंग दैर्घ्य कम होता है उनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये चीज़ हमें प्रकीर्णन के साथ भी देखने को मिल जाती है, इसलिए तो हमें लाल कलर दूर से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है और जिसका तरंग दैर्घ्य भी अधिक होता है लेकिन आवृत्ति कम होती है। वो इसी के बारे में बात करें अब तरंगों के बारे में, तो जो ध्वनियाँ हैं हमारी उनके बारे में, साउंड वेव्स के बारे में। तो ध्वनि एक प्रकार की कंपन या विक्षोभ है जो माध्यम से होकर संचरित होती है, कोई भी माध्यम से होकर निकले। मैंने आपको बताया यांत्रिक तरंगें हैं इसलिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे डेसिबल में मापा जाता है और ध्वनि का स्वर मान इसकी आवृत्ति को निर्धारित कर सकता है। और ध्वनि की तीव्रता बेल के द्वारा या मात्रक इसका क्या हो जाएगा? ध्वनि को डेसिबल से तो माप रहे हैं लेकिन इसका मात्रक हमें बेल देखने को मिल जाता है। वहीं ध्वनि की जो मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं? एक इसकी तीव्रता इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस, इंटेंसिटी या प्रबलता। वहीं तारत्व या पिच देखने को मिल जाता है। वहीं क्वालिटी या टिम्ब्रे हमें इसमें गुणता इसमें देखने को मिल जाती है। बात करें हम तीव्रता के बारे में तो वह गुण जिसमें ध्वनि हमें धीमी या तेज़ सुनाई देती है तो वो हमें इसकी जो लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी हमें देखने को मिल जाती है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है कि कंपन कितने तीव्र गति से हो रहे हैं कम समय में, वो इसकी तीव्रता को दर्शाते हैं। वहीं हमारे कानों के लिए आदर्श कितनी है? तो जो हमारी 60 डेसिबल हमें देखने को मिलती है। वहीं हमारे कानों के लिए घातक क्या होती है? 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होती है। आपने देखा होगा जब मैच चलता है स्टेडियम में तो वहाँ पर क्या लगा रहता है? सुर मीटर लगा रहता है, तो उसमें आपने देखा होगा 120 डेसिबल तक वो आपको आवाज़ वहाँ सुनने को मिलती है। जब चौके छक्के या फिर इंडिया विन हो रही होती है या फिर कोई इंडिया विरोधी टीम का विकेट ले रही होती है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा।
जाएगा डेसिबल, जो कि कानों के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं तरंग विक्षोभ के बारे में कि तरंगें किस प्रकार से हमें जो प्रबल तरंगें दिखाई देती हैं और मृदुमंद सॉफ्ट तरंगें दिखाई देती हैं। तो देखिए एक चीज़ देखिएगा, दो है इसमें तरंग कम ऊपर तक जा रही हैं और तुरंत नीचे आ रही है, इसमें उनका जो आयास और आयाम हमें ऊपर की ओर अधिक दिखाई देने को लग रहा है। तो ये हमारी प्रबल तरंगें लाउड तरंगें होती हैं। और वहीं हमें ये जो कम ऊपर की ओर होता है, ये हमें कोई कुछ समय में कम दूरी तक जाना है, कम कंपन करना ही हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये मृदु या सॉफ्ट साउंड देखने को मिलता है। अब हम बात करें तो जो मुख्य हमारे फुसफुसाहट से जुड़ा हुआ डेसिबल कितना होता है, 15 से 20 डेसिबल, साधारण बातचीत में 30 से 60 डेसिबल, गुस्से में बातचीत में 70 से 80 डेसिबल, ट्रक या मोटरसाइकिल में 90 से 95, यंत्र कारखानों में 60 से 110। जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह पहले चलते थे तो उसमें 110 से 120 देखने को मिल जाता है। वहीं जेट विमान जो निकलते हैं, आपने को चील गाड़ी, पहले इनको गाँव में चील गाड़ियों के नाम से जानते थे, तो 140 से 150 डेसिबल तक देखने को मिल जाता है। अब हम पिच के बारे में बात करते हैं। जितना पिच अधिक होगा उतनी ही आवाज़ मधुर होगी, जितना पिच कम होगा उतनी आवाज़ भारी होगी। इसलिए लेडीज़ की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनका पिच अधिक होता है, और मनुष्य की आवाज़ भारी होती है क्योंकि उनका जो पिच बहुत कम होता है। तो ये हमें विपरीत चीज़ें देखने को मिलती हैं। ध्वनि का वह गुण जो ध्वनि को मोटा या पतला बताता है, यह तारत्व या फिर पिच कहलाता है। महिलाओं की आवाज़ उच्च तारत्व के कारण और अधिक आवृत्ति वाली होती है, जिसके कारण आवाज़ हमें पतली सुनाई देती है। वहीं पुरुषों की आवाज़ निम्न तारत्व व निम्न आवृत्ति वाली होती है, इसके कारण हमें मोटी सुनाई देती है। अब नीचे हमारा लोअर व हायर पिच के बारे में बताएं। जो मनुष्य किसकी होती है, पुरुषों की होती है। हायर पिच किसकी होती है, महिलाओं की। तो जो लोअर पिच होगी तो बहुत धीमी धीमी सुनाई देती है, इसलिए हमें भारीपन दिखाई देता है। और जिनकी हायर पिच होती है तो क्या होती है, आवृत्ति बहुत अधिक होती है, आवृत्तियाँ अधिक हो रही हैं यहाँ पर, आवृत्तियाँ कम हो रही हैं, जिसके कारण उनकी आवाज़ क्या होता है, पतली हो जाती है, तीव्र हो जाती है। उसके बाद में आप गुणता के बारे में बात करें, क्वालिटी के बारे में, तो ध्वनि का वह लक्षण जो समान प्रबलता व तारत्व में दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है, क्या कहलाती है, गुणता या क्वालिटी कहलाती है। कि इसकी अच्छी है या इसकी बुरी है, ये उनके अंतर कर पा रहे हैं हम। जैसे करुणा में ट्यून में अमिताभ बच्चन की आवाज़ की जो पहचान ध्वनि इस गुण के कारण होती है, क्योंकि उनकी जो पिच वगैरह है उसके आधार पर हम उनके बारे में बता पा रहे थे कि किसकी आवाज़ है। उसी के बारे में आगे हम बात करें, जो ढोलक या बांसुरी की आवाज़ में अंतर ध्वनि के कारण ही कर पाते हैं, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, उनकी क्वालिटी या गुणता कहते हैं। ध्वनि के प्रकारों के बारे में बात करें तो ध्वनि के प्रकार 3 रूप से दिखे जाते हैं हमें। एक होती है अपश्रव्य, जिसे हम नहीं सुन सकते, तो जो 20 हर्ट्ज से कम होती है मुख्य रूप से। जो कौन सुन सकता है, केवल मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है। हाथी, सांप, जिराफ, ये पूछा जाता है पेपरों में, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाथी, सांप, जिराफ इन्हें सुन सकते हैं। वहीं हम बात करें श्रव्य तरंगों के बारे में, तो जो 20 हर्ट्ज से लेकर हमें 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, उन्हें मनुष्य सुन सकता है। मनुष्य के साथ में जो पशु पक्षी व जानवर भी सुन सकते हैं। उसके बाद होती है पराश्रव्य तरंगें या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं इनको, जो 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, जिन्हें चमगादड़, चूहा, बिल्ली, कुत्ते इन तरंगों को सुन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के समय पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। या समुद्र में गहराई में अगर कुछ है, किसी वस्तु को ट्रैक करना है, तो सोनार में भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। सोनार जो साउंड नेविगेशन है उसमें भी इनका प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें, जो हमें बताया कि जो 20 हर्ट्ज से कम है उन्हें हाथी सुन रहा है, 20 से 40 तक मनुष्य व जानवर सुन रहे हैं, और उससे अधिक है तो चूहे व चमगादड़ वगैरह सुन पाते हैं, जिसमें कुत्ते वगैरह को भी आप शामिल कर सकते हो। अब ध्वनि की चाल के बारे में हम बताएं कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक और गैसों में हमें न्यूनतम देखने को मिल जाती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक एल्यूमिनियम में और न्यूनतम हमें कार्बन डाई गैस में देखने को मिलती है। ये हमने देखा है, ठोस में एल्यूमिनियम सर्वाधिक है। उसके बाद में द्रव में जल, जो समुद्री जल है, क्योंकि उसमें खारापन होता है, जिसके कारण जो कण है जल्दी मूव कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। और गैसों में सबसे कम हमें सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें देखने को मिल रही है। हमें सबके बारे में नहीं बताया क्योंकि इतना डेटा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं हल्का हल्का सा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी लाइट है, मिरर है और लेंसेज के बारे में। जो प्रकाश दर्पण और लेंस है हमारे, उनके बारे में। तो प्रकाश के बारे में हम बात करें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। और सूर्य एक प्रदुत्व है, वो स्वयं अपना प्रकाश बनाता है, लेकिन प्रकाश क्या होता है, जिस पर पड़ता है उसका जो प्रतिबिंब है हमारी आंखों पर पड़ने लगता है, तो हमें दिखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें प्रकाश की दिशा, एक सीधी रेखा में फैलाव प्रकाश की किरण कहलाती है। अगर प्रकाश यहाँ पड़ रहा है तो सीधा निकल रहा है, तो ये प्रकाश की किरण देखने को मिल जाएगी। वहीं हम बात करें तो कुछ माध्यमों में प्रकाश की चाल
तो हमें जो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड देखने को मिल जाती है। जल में थोड़ी कम हो जाती है, कांच में और भी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कितनी 3.10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये पूछ ली जाती है, नीचे इतनी नहीं पूछते हैं, बस उसको आप याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद में हम देखें तो हमारी प्रकाश की प्रकृति होती है वो कितने प्रकार की होती है। प्रकाश का परावर्तन भी होता है जिसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, अपवर्तन भी होता है, ठीक है, इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में पूर्णांतरित टोटल इंटरनल रेफ्लेक्शन TIR बोलते हैं इसको। वहीं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। उसके बाद में प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, प्रकाश का विवर्तन भी होता है और प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। इन सब के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। सबसे हम पहले बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। आपने परावर्तन के नियम सुने होंगे। ये हमारा एक तल होता है, ये एक तल है। अगर कोई कण यहाँ पर गल रही है और वापस लौट जाती है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर बनाया हुआ कोण, यहाँ पर बनाया हुआ कोण, परावर्तन का कोण जो अपवर्तन के कोण के, इसको अपवर्तन की क्रिया बोलते हैं। परावर्तन की दूरी तो ये बराबर होती है। उसके बाद बोलते हैं हम अपवर्तन के बारे में। तो इसमें अपवर्तन में क्या होती है, माध्यम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एक ऊपर का ये सरल हमारा, ऐसे आप बीच में लंब ले लीजिए, तो ये ऊपर का हमारा विरल माध्यम है और नीचे का हमारा सघन माध्यम है। तो ये ऐसे तो सीधी निकलना चाहिए, बट ये सीधी ना निकल के ये ऐसे निकलती है। तो क्या होता है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है और इसी घटना के कारण क्या होता है, अपवर्तन की क्रिया होती है। और वस्तुएं हमें, जैसे पानी में डूबी हुई कोई वस्तु हमें टेढ़ी दिखाई देती है, या फिर कोई सिक्का हमें अपनी मुख्य जो स्थिति है उससे ऊँचा दिखाई देता है, इन्हीं के कारण, इसके कारण अपवर्तन की घटना के कारण। जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो गई है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे पानी में एक छत डली होती है तो वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, और जल में डला हुआ सिक्का अपनी सतह से कुछ ऊंचाई तक उठा हुआ दिखाई देना, स्विमिंग पूल का जो पूल का कम गहरा दिखाई देना जबकि गहराई अधिक होती है। तो हमें किसके कारण होती है, अपवर्तन की घटना के कारण हमें देखने को मिल जाती है। और उसके बाद में आता है पूर्णांतरित परावर्तन की घटना। इसमें क्या होता है, ये हमारा हमने आपको बताया था। तो नीचे क्या होता है, हमारा विरल माध्यम होता है। जब किरण विरल माध्यम से प्रवेश करती है और इसको सीधे निकलना चाहिए, लेकिन कुछ कण ऐसा हो जाता है कि ये सीधे न जाकर वापस इसी इसमें लौट आती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्णांतरित परावर्तन की घटना, उस जिसका मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बराबर या अधिक होता है। वही हम देखिए आगे पढ़ने को मिलेगा। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन की घटना के विपरीत हो गया जा रही है और आपतन कोण का मान क्रांतिक मान से थोड़ा सा अधिक हो जाए, मैंने बोला ना अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने की वजह पूर्व उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्णांतरित परावर्तन की घटना कहते हैं। जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृच्छिका का बनना, गर्मी के दिनों में सड़कों में पानी का भरा दिखाई देना, व जल में परख नदी का चमकना, इसमें हमें दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें, आपकी बाद में समझ में आ गया होगा। अब बात करें क्रांतिक कोण के बारे में। तो क्रांतिक कोण का जो मान है वो हमें, जो क्रांतिक कोण का मान है सघन माध्यम से आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके संगत विरल माध्यम में आपतन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ये सब तत्व में मैंने बताया था आपको, 90 डिग्री से थोड़ा अधिक हो जाता तो उसी माध्यम में वापस आ जाती है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो यह डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो जब किसी प्रिज्म से गुजरता है, आपने देखा होगा तो विभिन्न ऐसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो ये प्रिज्म था। जब श्वेत प्रकाश को यहाँ से निकाला जाता है तो यहाँ से बैगनी, जामुनी और ऊपर तक लाल हमें देखने को होता है। इसका जो कलर निकल रहा है इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये हमें देखने को मिलेगा कि जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ अपने विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तो इसमें जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों की पट्टिकाओं में स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि स्पेक्ट्रम क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी व लाल देखने को मिलता है। बैगनी सबसे अधिक और लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। विचलित होने का अर्थ है उसका प्रकीर्णन हो जाना, ठीक है, विक्षेपण हो जाना। तो ये हमें उसमें देखने को मिल जाता है, परिक्षेपण हो जाना। आगे हम बात करें, इसमें बताया नहीं गया लेकिन मैंने जो आपको बताया तो आपने सबको पता होगा, नीचे से स्टार्ट होते हैं ऊपर की ओर, बेजान या पिनाला ऊपर की ओर आता है। उसके बाद में हम देखें जो प्रकाश का प्रकीर्णन, जब
प्रकाश किसी एक ऐसे माध्यम से गुजरता है, जो भी कोई एक मंडल का अर्थ है, कोई भी एक क्षेत्र ले लो, उसमें ऐसे प्रकाश जब किसी एक ऐसे माध्यम में गुजरता है जिसमें धूल के कण या अन्य सूक्ष्म कण हो, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन नहीं होता तो आसमान हमें कैसा दिखाई देता? प्रकीर्णन नहीं होता तो आसमान हमें काला दिखाई देता। प्रकीर्णन होता है इसी कारण हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि और अन्य रंगों का तो प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन ब्लू कलर हमें दिखाई देता है, इसलिए हमें जो आकाश है नीला दिखाई देता है। लेकिन अब जैसे ही आप अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं तो हमें जो अंतरिक्ष है हमारा, उसका जो कलर किस प्रकार का दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और आसमान का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, सूर्य को डूबते समय लाल दिखाई देना, व खतरे का जो सिग्नल है उसका लाल रंग का उपयोग किया जाता है। वहीं हम बात करें विशेष संदर्भ में, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक और प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए इसका उपयोग हमें सिग्नल बनाने में किया जाता है, जिससे हम क्या है, प्रकीर्णन कम हो रहा है तो दूर से ही देख सकें, और साथ में तरंगदैर्घ्य अधिक है तो दूर से दिखाई दे जाएगा। तरंगदैर्घ्य के कारण प्रकीर्णन कम हो रहा है तो विजुअलिटी अच्छी दिखाई देगी। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है और प्रकीर्णन अधिक होता है, ये हमें देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करें प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। किन्हीं दो परावर्तित तलों से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, किंतु जब यही तरंगें समान कला तथा समान आयाम की होती हैं तो इन जगहों पर या तो प्रकाश तीव्र हो जाता है या फिर प्रकाश समाप्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कांच होगा उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कई बार चकचौंधी से हमें दूर तक बहुत तेज रूप से दिखाई देती हैं, बट कई जगह देखा होता है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और किसी दूसरे माध्यम में चली जाती हैं तो हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो इसी किरणा को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे साबुन के जो पानी के बुलबुलों के चमकना, तेल की परत का चमकना, सीडी व डीवीडी का चमकना व तितलियों के पंखों का चमकना हमें इसकी घटना के कारण दिखाई देता है। अब हम देख लेते हैं जो प्रकाश का विवर्तन है, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब किसी छोटे छिद्र से होकर प्रकाश गुजरता है तो उसके मार्ग में कई महीन वस्तु अवरोध जैसे बाल, तार आदि आ जाती हैं, तो प्रकाश क्या उन किरणों पर क्या होता है, मुड़ जाता है, तो उसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसके बाद में बोले हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का अर्थ क्या है? बहुत सारी लाइटों का एक ही जगह केंद्रण होना। इसके लिए आपने देखा हो लेंस का प्रयोग करता है, लेंस को एक जगह करते हैं और आग लग जाती है कागज़ में। ये आपने बहुत ज़्यादा घटना देखी होगी कि यहाँ से लाइट आ रही है, मान के चलो सूर्य से, यहाँ पे हम लेंस लगाते हैं और यहाँ पे हमने कुछ जलने वाली वस्तु रखती तो यहाँ लेंस लगा दिया तो प्रकाश को क्या कर देता है, पोलराइजेशन करके इसमें क्या आग लग जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। जैसे प्रकाश की किरणों को एक विमीय या एक दिशा में मोड़ने के लिए ध्रुवण की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं हम। 3D फिल्में देखने के लिए जो पोलराइज चश्मे का उपयोग किया जाता है वो हमें इसी रूप में देखने को मिलता है। वेल्डिंग करने वाले व्यक्तियों को पोलराइज चश्मे का उपयोग करते हैं, वो किसके लिए? इसी के कारण। वहीं देखें हम उदाहरण के लिए, कार में बैठे हुए व्यक्ति को बाहर तो दिखाई देता है लेकिन बाहर खड़े हुए व्यक्ति को अंदर नहीं दिखाई देता। उसका कारण किसके कारण होता है? वो इसी के कारण हमें देखने को मिलता है। कई ऐसे जो कांच हैं हमारे वो बनाए जाते हैं। तो दोस्तों माफ़ करना, आपको बैकग्राउंड में थोड़ा शोर सुनाई दे रहा होगा, बट क्या कर रहे हैं, शादियों का सीज़न है, बट हमें तो अपना काम करना है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। 2-4-5 मिनट में ये बारात वारात निकल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण या आईना प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। जब दर्पण पर प्रकाश डाला जाता है तो या ये अधिकतम प्रकाश का परावर्तन कर देता है। जब आप दर्पण परावर्तन कर देता है तो मुख्य रूप से जो मैंने आपको पहले घटना बताई थी, तो वो मुख्य रूप से हमें दर्पण में भी देखने को मिलते हैं। दर्पण के हमें 3 प्रकार देखने को मिल जाते हैं। दर्पण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण हमें देखने को मिलता है। दर्पण के 3 प्रकार हो गए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण के बारे में बात करें हम, तो जब दर्पण की परावर्तक सतह समतल रहती है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ना तो वो क्या है, देखो वैसे आपको अवतल दर्पण के बारे में बताएं तो यह आपको अवतल दर्पण ऐसा मिल जाएगा देखने के लिए। कैसा? ऐसा अवतल दर्पण आपको देखने को मिल जाएगा, बीच में पतला होता है और किनारों पर चौड़ा होता है। उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो बीच में मोटा मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या होती हैं, जो सभी सतहें होती हैं बराबर देखने को मिल जाती है, तो उसको समतल दर्पण कहते हैं। तो घरों में उपयोग किया जाने वाला आईला समतल दर्पण होता है, जिसको एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट की परत जमाई जाती है पीछे की तरफ। आपने देखा होगा तभी तो हमारा प्रतिबिंब बन पाता है। तो किसकी परत जमी रहती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की परत जमी रहती है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई से आधी 1/2 का अगर आपका
दर्पण है तो आप अपनी पूरी ऊंचाई देख सकते हैं। अभी जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इसको यहाँ पे IMP कर लीजिए। भाई हम समतल दर्पण को बनाने वाला जो प्रतिबिंब सीधा जो उस पर जो प्रतिबिंब बनता है हमारे समतल दर्पण पर वो कैसा बनता है, सीधा आभासी वस्तु के बराबर देखने को मिल जाता है। सीधा होता है, आभासी होता है, लेकिन वस्तु के बराबर देखने को मिलता है। भाई हम बात करें वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर स्थित होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के ठीक पीछे उतनी दूरी पर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपको दर्पण ये है, देखो ये यहाँ है तो वही ठीक हमें दूरी तक दिखाई देगा, हमें नीचे की सतह भी देखने को मिल जाएगी दर्पण में। वहीं हम एक व्यक्ति एक कमरे में ठीक बीच में खड़ा होकर अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब सामने की दीवार पर लगे समतल दर्पण पर देखना चाहता है तो वो है दर्पण का न्यूनतम आकार दीवार की आकार के 1/3 होना चाहिए। जो उसका न्यूनतम आकार है दर्पण का वो कितना होना चाहिए, लगभग 1/3 तो हमें होना ही चाहिए। वैसे कितनी होना चाहिए दर्पण की लंबाई, वो हमें आधी होना चाहिए, क्योंकि उसे पीछे का पूरा व्यू देखना है ना। तो एक जितनी आप लंबाई कम करते जाओगे उतना ही आपको दूर का प्रतिबिंब दिखता जाएगा। ये हमारी किस्म विशेषता होती है दर्पण में देखने को मिल जाती है। अब हम आगे बात करें दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा शोर हो रहा हो तो आप वीडियो को आगे स्किप भी कर सकते हैं। वही अवतल दर्पण के बारे में बात करें हम तो वह है दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। अवतल दर्पण मैंने बताया ना, परावर्तक पृष्ठ क्या है, बीच वाला जो पृष्ठ है अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ अवतल दर्पण जैसा होता है। जैसे चम्मच हमारी अंदर की ओर होती है तो ये हमें देखने को मिल जाएगा, ऐसी होती है तो ये दो पृष्ठ मिला दिए जाए तो अवतल दर्पण बन जाता है। तो वहीं हम बात करें, इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा बोलते हैं, कन्वेरिंग जो मिरर है वो भी कहा जाता है। जैसे कि सर्च लाइट, टॉर्च लाइट व सोलर कुकर व दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमें कैसे दिखाई देता है, दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये हमारे किसके लिए, तो बड़ा प्रतिबिंब करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमारे इनका लाइट वगैरह में आगे जो लगा रहता है तो वो हमारा कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण। भाई जो साइड में देखने के लिए आपने देखा वो हैंडल के पास में जो लगे रहते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें उत्तल दर्पण। जैसे प्रतिबिंब छोटा करके हमें और दूर तक की चीज़ें देखना होती है तो उसमें हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो साइड मिरर में देखा, गाड़ी में साइड मिरर के लिए जो यूज़ किया जाता है पीछे वाले देखने के लिए, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। वह दर्पण जो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहता है ऐसा, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का जो पीछे का बाहर की ओर उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण का उदाहरण है। और अब इसे अपसारी या डाइवरिंग जो हमारे मिरर है उससे कहा जाता है, जैसे अपसारी, इसको क्या कहा जाता है, अपसारी। कभी सीधे से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा अभिसारी दर्पण है, तो हमारा अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण कौन सा है, तो उत्तल दर्पण हमें अपसारी दर्पण देखने को मिल जाता है। सड़क के किनारे लगे लैंपों में, कार या बाइक के साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें प्रतिबिंब के बारे में, जो बन रहे प्रतिबिंब इमेजेस बनती हैं उनके बारे में, तो क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस पर या फिर दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। कि जो किरणें आ रही हैं, आपने देखा होगा कि जो कांच से हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या है वो दूसरे बिंदु पर तो जाता है और जो सामने वाला देख रहा है उसे ऐसा लग रहा है कहीं दूर से किरणें आ रही हैं, तो ये हमारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। उनके बारे में देखो तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो ये किरणें वास्तविक कटान से बनती हैं। यह हमेशा जो वास्तविक होती हैं वह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखाई देता है हमें, और यह प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है और यह दर्पण के सामने बनता है। कहाँ पर बनता है, दर्पण के सामने, कुछ पीछे भी बनते हैं लेकिन हमें कहाँ दिखाई देता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने हमेशा उल्टा बनता है, कटान बिंदु से आता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये 4 विशेषता हमें देखने को मिल गई। रियल इमेज हमें देखने को मिलती है, कहाँ पर बनने ऑब्जेक्ट है हमारा और दूसरी साइड में हमें उल्टी इमेज देखने को मिल जाती है। आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो आभासी प्रतिबिंब, अभी हम समतल दर्पण में कैसा देख रहे थे, आभासी प्रतिबिंब कि हमारा ठीक यहाँ है तो ठीक यहाँ पे क्या है, लाइन के नीचे देखने को मिल रहा था हमें। तो यह काल्पनिक कटान बिंदु से निकलता है, हमेशा सीधा बनते पर, लेकिन पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, और ये हमेशा कहाँ बनता है, ये हमें हमेशा पीछे देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इंद्रधनुष के बारे में। तो वायुमंडल में स्थित जल की बूंदें द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतर परावर्तन की घटनाएं कहाँ देखने को मिल जाती हैं हमें, तो इंद्रधनुष में देखने को मिल जाती हैं। तो एक क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंद्रधनुष प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। जैसे हमारा एक इंद्रधनुष है तो इसमें 2 तो आपतन बिंदु होंगे लेकिन परावर्तन केवल एक ही का होगा, ये हमारा प्राथमिक
इंद्रधनुष है, और द्वितीय में क्या होता है, 2 ही हमारे आपतन बिंदु होते हैं और 2 ही हमारी परावर्तित किरणें होती हैं, वो हमारे इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे 2 हमारे अपवर्तन और 1 हमारा पूर्णांतरित परावर्तन की घटना होती है। और सबसे भीतरी चाप बैगनी और जो बाहरी चाप होता है वो हमारा लाल रंग का दिखाई देता है। अपेक्षाकृत चमकदार कौन सा होता है, तो प्राथमिक हमें देखने को मिल जाता है। मैंने आपको बताया 2 आपतन और 1 हमारा परावर्तन यानी पूर्णांतरित परावर्तन होता है। इसी कारण तो हमें विभिन्न प्रकार के कलर दिखाई देते हैं। जो दूसरा वाला होता है उसमें क्या होता है, इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार ही पूर्वांतरित परावर्तन की घटना होती है। इसमें विपरीत हो जाता है, उसमें भीतरी क्या आती है हमारी बैगनी थी, बाहरी लाल थी। इसमें जो भीतरी होती है हमारी लाल कलर की होती है, जो बाहरी जो होती है वो हमें बैगनी कलर की देखने को मिल जाती है। एक सबसे कम चमकदार दिखाई देता है, लेकिन अब सबसे चमकदार कौन सा होता है, तो प्राथमिक जो होता है वो। अब हम बात कर लेते हैं रंगों के बारे में। तो रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के हमें देखने को मिल जाती है। एक होते हैं प्राथमिक रंग, एक होते हैं द्वितीयक रंग और एक होते हैं हमारे पूरक रंग। प्राथमिक रंगों के बारे में आपको पता होगा तो RGB आपने सुना होगा, रेड, ग्रीन व ब्लू, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। और जो भी कलर बनाए जाते हैं तो ये देखो, ये हमारे RGB देखने को मिल जाएंगे। अब देखो ग्रीन और रेड को मिला दो तो कौन सा बन जाता है, येलो बन जाता है। ब्लू और रेड को मिला दो तो मैजेंटा बन जाता है। और उसके बाद में इनको मिला दो तो श्यान कलर का टाइप कलर बन जाता है। और सभी को अगर आप मिलाते हो, जैसे जो मध्य में बना हुआ है इसको मिला दो तो वाइट बनेगा, इन सबको मिला दोगे येलो को और ब्लू को तो वाइट बनेगा, और मैजेंटा और ग्रीन को मिला लोगे तो वाइट बनेगा। तो इसके द्वारा ही हमारे कलर हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सभी को मिला दोगे तो सब कुछ काला हो जाएगा, ये भी देखने को मिलता है। तो यही हमारे क्या है कि वे रंग जिन्हें किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जाता, ये उचित अनुपात में इनके मिश्रण दूसरे रंगों को उत्पन्न करते हैं। और ये रंगीन टीवी प्राथमिक रंगों का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए हमें उसमें बहुत सारे कलर देखने को मिल जाते हैं। और द्वितीय कलर क्या होते हैं, जिन्हें प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बने होते हैं, द्वितीय कलर कहलाते हैं। जैसे कि मैजेंटा, पीला, मोरपंखी, जो हमने साइन वाला देखा था, श्यान वाला जो यान वाला कलर, तो वो हमें इसमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि पीला, जो हरा और लाल मिलके पीला, नीला और मिलके मैजेंटा, और नीला और हरा मिलके हमारे म्यूरी कलर। पूरा कलर कौन कौन से होते हैं, पूरा कलर होता है वाइट कलर का कलर। प्राथमिक व द्वितीय कलरों को मिलाने पर जो सफ़ेद रंग मिलता है उसे ही पूरक रंग कहते हैं। लाल व श्यान सफ़ेद, हरा व मैजेंटा सफ़ेद, और नीला व पीला मिला दिया जाए तो सफ़ेद देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लेंसेज के बारे में। तो जो लेंसेज क्या होते हैं, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, वो लेंस कहलाते हैं। लेंस की जो क्षमता है या फिर लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, हमें डायोप्टर देखने को मिल जाता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। अब ध्यान रखना, जो हम मिरर के लिए यूज़ कर रहे थे ना, अब यहाँ पे करेंगे ना तो कई बार क्वेश्चनों में दोनों चीज़ें दे देते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और उत्तल मिरर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम क्या पता तो होता है हमें सही आंसर, लेकिन हम गलत उल्टा लगा जाते हैं एक दूसरे के उल्टा। जहाँ लेंस लगाना होती है वहाँ दर्पण लगा जाते हैं, दर्पण लगाना होती है वहाँ, जब हम क्वेश्चन को जब अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जब ये घटना होती है तो हमें एक क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना होती है। उत्तल लेंस के बारे में बात करें हम, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं हमारे, तो दोनों ओर की उभरी हुई सतहें जो घिरे पारदर्शी माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं, वो मैंने बताया था आपको। और इसके बाद में इसका मध्य भाग मोटा व किनारे पतले होते हैं। और वहाँ पर जो मिरर हो रहा था ना, तो इसको मिरर कौन सा था, ये अपसारी मिरर था। लेकिन लेंस कौन सा है, ये तो अभिसारी लेंस है, क्योंकि इसमें प्रकाश जो किरणें हैं वो क्या होती हैं कि अपने केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता है, केंद्रित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। अब पास में लाना क्या होता है, कि अभिसारी करना होता है, बाहर की ओर भेजना अपसारी होता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में, देखो मैंने तो उसको ऐसे किया था, दूर ऊ निकल रहा है, ऊपर होता है उत्तल, ठीक है, तो ऐसे ही मैंने इसका प्रयोग किया था। इसके बाद हमारा अवतल लेंस का निकट में किया था, नी माने अ, तो ये होता है अपसारी यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही मैंने याद किया था, आप जो भी बना सको तो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो इसका कौन दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया था। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है बट पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाम में बस इनके अलग अलग होते हैं। अवतल लेंस ये दोनों जो बारी दोनों ओर से जो क्या रहता है, दबी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। यह मध्य में पतला होता है तथा किनारों पर मोटा देखने को मिलता है। इसे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहलाता है, अपसारी लेंस, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाता है, तभी तो बड़ा दिखाई देता है, प्रकाश को फैला रहा है तभी तो बड़ा हो रहा है। तभी तो इसका क्या रहता है कि जो हमारी जो किसी को कम दिखाई देता है या फिर जो उसको निकट दृष्टि दोष होता है,
ठीक है। तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। क्या क्या रहता है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं देखिए दूर दृष्टि दोष से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए अब हम आगे जो टॉपिक आएगा हमारा मानव संरचना का, उसमें ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आगे है हमारे जो प्रमुख भौतिकी के पैमाने हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सेल्सियस पैमाना है, तो स्वीडिश वैज्ञानिक सेल्सियस के द्वारा इसे मापा गया, खोज करता रहती है, उनके 0 से लेकर 100 तक इसमें मापन देखने को मिलता है। वहीं फ़ारेनहाइट के बारे में बात करें तो जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट के द्वारा दिया गया था, 32 से लेकर 212 तक इसमें हमें मापदंड देखने को मिल जाते हैं। वहीं केल्विन पैमाने के बारे में बात करें तो ब्रिटिश वैज्ञानिक बेरल केल्विन के द्वारा बनाया गया, 273 से लेकर 373 हमें इसमें अंक देखने को मिले। रोमर के बारे में बात करें तो एंटी रोमर के द्वारा ये बनाया गया, 0 से लेकर 80 तक इसमें मापदंड देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें हम सभी पैमानों पर मानव के शरीर के तापमान के बारे में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, रोमर में 29.6 होता है, वही केल्विन में हमारा 310 देखने को मिल जाता है। बर्फ़ का जमना 0 डिग्री हमारा सेंटीग्रेड में, 32 फ़ारेनहाइट में, 0 रोमर में और 273 में केल्विन पे। उबलना 100 पे उबलता है, सेंटीग्रेड में 212 पे उबलता है फ़ारेनहाइट में, और हमारा जो 80 है वो रोमर में और 373 हमें देखने को मिल जाता है केल्विन में। आगे देख लेते हैं हम जो हमारे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जो पेपरों में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि ओजोन की जो सांद्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम बात करें खगोलीय दूरी या प्रकाश, जो वर्ष को मापे जाने के कारण प्रकाश की गति क्या रहती है, सभी एक समान बनी रहती हैं। जो प्रकाश वर्ष है वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी का एक दूसरे मात्रक देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें क्षैतिज तल या एजीमथ या फिर ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन के बारे में, तो कोणीय दूरी मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया था, क्षैतिज तल हो या ऊर्ध्वाधर तल हो, उसे मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों, अब आप बात करें हम एक प्रभावी कोरियोलस बल पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण होता है। जो कोरियोलस आपको पता होगा, जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं हैं उनकी गतियां निर्धारित होती हैं, तो किसके कारण होती है, कोरियोलस बल के कारण होती हैं। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, आपके अंदर जो बाहर की ओर फेंकने वाली चीज़ें हैं उस पर आपके सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं कंटेनर से भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच में दूरी बढ़ेगी यदि कंटेनर का आयतन बढ़ने पर और कंटेनर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लीक होने पर इनकी क्या गति देखने को मिल जाती है। वहीं हम आगे बात कर लेते हैं, पानी के एक बीकर में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तैर ही रहा है, अपना आयतन तो पहले ही ले चुका है ना, तो उस पर आयतन में हमें कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में पीले व हरे रंग के लिए आँख की सुग्राह्यता, जो अगर कोई पीले और हरे रंग के वस्त्र पहनता है तो आँखें हमारी उस समय बहुत ही अच्छी से, उनको ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है आँखों पर। भाई मनुष्य के कान 1000 से लेकर 5000 हर्ट्ज़ की जो ध्वनि होती है, हर्ट्ज़ की उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनते हैं। सबसे सुग्राही के रूप में मोस्ट सेंसिटिव उसी में यूज़ करते हैं। वहीं ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि 80 से 85% सूर्य की रोशनी को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। अगर आपने देखा होगा अंटार्कटिका जो हमारा क्षेत्र है उसमें सूर्य की रोशनी परावर्तित हो जाती है अधिक मात्रा में। तो उसके बाद में हम देखें वायुमंडल, अब वहाँ पर लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं या फिर शोध कार्य कर रहे हैं, तो अपने जो भी प्रोडक्ट ले जाते हैं वहाँ डाल देते हैं, तो वो क्या उसकी जो हीट है उसको अवशोषित कर रहे हैं, तो वहाँ के क्षेत्र का क्या है, टेम्परेचर गर्म हो रहा है, और जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल जाता है, वहाँ पर जलवायु परिवर्तन की, तो वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है। तो ये चीज़ वहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि 80 से 85% अगर पहले वहाँ पे अगर परावर्तित हो रही थी, तो ये घटनाएं जलवायु परिवर्तन की या ग्लोबल वार्मिंग की हमें वहाँ देखने को नहीं मिल रही थी। आकाश का जो टिमटिमाना है तारों का, वो अपवर्तन की घटना है। वहीं वायुमंडल में प्रकाश के विसरण या प्रकीर्णन के कारण धूल के कण है। क्या है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण या प्रकीर्णन हो रहा है ना, तो धूल के कणों के कारण हो रहा है। वहीं हम देखें साबुन के बुलबुलों का चमकना प्रकाश या का व्यतिकरण का एक उदाहरण हमें देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा ही संभव है। प्रकाश का अगर वर्ण विक्षेपण है तो किसके द्वारा ही कर सकते हैं, हम प्रिज्म के माध्यम से ही कर सकते हैं। वहीं हम देखें ऐसे तिक बिंदु किसे कहते हैं, जहाँ पर तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस द्रव गैस देखने को मिलती हैं। हमें गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर हमें आरामदायक क्यों महसूस होता है, क्योंकि बाष्पीकरण हमारी बॉडी से अच्छी मात्रा में होने लगता है। वहीं देखें हम
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि वहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, और जहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा इसके कारण खाना जल्दी बन जाता है। ऐसे पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च मात्रा में उबलने लगता है। वहीं हम बात करें पृथ्वी के जो वायुमंडल का दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है के द्वारा ही तप्त होता है। अगर कोई पूछे कि पृथ्वी का वायुमंडल किससे गर्म होता है, तो जो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है उसके द्वारा हमारा वायुमंडल गर्म होता है। उसके बाद में बात करें सुदूर संवेदन तकनीक विद्युत चुंबकीय तरंगें या स्पेक्ट्रम पर आधारित होती हैं। सुदूर संवेदन करते तो दूर से हम देख लें इस जगह पर जल है, इस जगह पर वन है, इस जगह पर आबादी वाले क्षेत्र हैं, सुदूर जो IRS रिमोट सेंसिंग वाली प्रणाली है वो इसके तहत आती है। वही देखें स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन डॉक्टर के कानों तक बहुपरावर्तनीकरण क्रिया के द्वारा पहुँचती है। वहीं दो एक जैसे बल्ब को समांतर श्रेणी में जोड़ने पर अधिक रोशनी होती है, और लेकिन इसकी एक विशेषता होती है, अगर एक फूक जाए ना तो दोनों भी क्या हो जाते हैं, एक भी नहीं जलता, दोनों बल्ब आपको लगाना ही पड़ेंगे। वहीं गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। गर्म करने पर जो अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घटने लगता है। और रैम रेडियो धर्मिता की हमें इकाई देखने को मिल जाती है। दोस्तों अब हम बात करें रैम किसकी, रेडियो धर्मिता की। अब हम बात करते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मोबाइल चार्जर होता है, तो मोबाइल चार्जर कैसा होता है, तो मोबाइल चार्जर अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई का अर्थ होता है जो ज़्यादा वोल्टेज होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। वहीं देखें अल्टीमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो ऊंचाई पर हमारे विमान उड़ रहे हैं उनकी ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं देखें हम एक पिंड की अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है। अगर जो पिंड का अधिकतम भाग हम देखने को मिले तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमें हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा भार हमें पिंड का देखने को मिलेगा। वहीं आगे वाला 4th नंबर का क्वेश्चन देखें हम कि हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग होता है द्रवों की जो आपेक्षिक घनत्व है उसको ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं हम बात करें आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल द्वारा है तो वस्तु क्या होगी, तो वस्तु क्या होगी, हम इसका बोलें तो जो वस्तु है हमारी वो अधिक है तो उत्प्लावक अधिक है तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। एक वस्तु आपने बताया होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये क्या ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है आर्किमिडीज के अनुसार, और ये अगर कोई वस्तु कब डूबेगी, जब उसके बराबर जो हटाया गया जल जो वस्तु के जल की तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर कम होगा तो वस्तु ऊपर तैरने लगेगी। वहीं हम बात करें बर्फ का पानी में तैरना किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो बर्फ का जो पानी पर तैरती है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरती है। बंदूक की गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, तो प्रत्येक प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये हमें जो न्यूटन का तीसरा लॉ है उसमें देखने को मिल जाता है। आगे बात करें हम मानव शरीर का भार होता है कहाँ पर हमें अधिकतम देखने को मिल जाएगा, तो ध्रुवों पर हमें अधिकतम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर हमें कम देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य जो रीज़न हमें देखने को मिल जाता है, इस पर जो गैस के अणुओं का पलायन वेग अधिक होने के कारण और जो हमारा मूल वेग है वो हमें यहाँ कम देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, तो जो गैसें होती है पलायन कर जाती है और वायु का मंडल नहीं बना पाती, इसलिए यहाँ पे क्या वायुमंडल नहीं मिलता है, तो हमें ऑप्शन डी हमें देखने को मिल जाएगा। उसी के बाद में बारिश की बूंदों का गोल होना मुख्यतः पृष्ठ तनाव क्या होता है, अपने आप में ही कम से कम स्थान गिरने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा श्रेणीता किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था तो शहद की, जैसे कि आपने कोई एक डिबिया में ये सब चीज़ें ले ली बराबर से और जिसको आप घुमाओगे ना तो शहद बहुत धीमे से नीचे जाएगा, ये सब अपने स्थान पर, पानी बहुत जल्दी चला जाएगा, ये सब देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा श्रेणीता किसकी देखने को मिल जाती है, ऑप्शन नंबर हमारा 11 है, तो हमें शहद की। उसके बाद में हमारा ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हमें किस सिद्धांत पर आधारित देखने को मिल जाता है, तो ये हमें पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होता है। पास्कल का सिद्धांत क्या होता है, जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है, जैसे कि हाँ ये आपने प्रेस लगाई, ये हमारा पूरा वॉल्यूम है और ये इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या लिक्विड भरा हुआ है, तो ऐसे ही हम इसको अंदर दबाएंगे, अंदर की ओर इसको दबाते हैं तो जो हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर ये यहाँ पर इंजन घूम रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आएगा, जो लिक्विड भरा है वो आएगा, तो इसके कारण क्या ये रुकने लगेगा, तो इसके कारण क्या होगा, ये पास्कल के सिद्धांत पर ब्रेक लग जाएगी। तो किस पर, पास्कल के सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होती है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। समझ में आ गया आपके, ठीक है। इसके साथ में निम्नलिखित में से विद्युत की खपत जो बढ़ते क्रम में हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो सबसे ज़्यादा
हमें जो इलेक्ट्रिक केटली होती हैं उनमें विद्युत की खपत देखने को मिलती है। पंखे में कम होगी, टेलीविज़न में पुरुष से ज़्यादा होगी, प्रेस में पुरुष से ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक केटली में सबसे ज़्यादा विद्युत की खपत हमें देखने को मिल जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तनीय घटना पर कार्य करता है। वहीं हम बात करें तो त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी या होलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ धूप से बचने के लिए जिस छाते में रंग और संयोजन निम्न में से किसका सबसे उचित होता है कि हमें किस प्रकार के धूप के छाते लेना चाहिए? तो सफ़ेद, जिसके ऊपर सफ़ेद और नीचे काला है उसको लेना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद कलर क्या करता है, उसको परावर्तित कर देता है, और नीचे वाला काला है जिससे क्या होता है कि नीचे की ओर नहीं आ पाता है वो, तो हमें ऐसा ही लेना चाहिए। लेकिन छाते कैसे मिलते हैं? तो ऊपर की ओर तो मिलते हैं खाली, नीचे की ओर सफ़ेद मिलते हैं, तो और बहुत तपते हैं। लेकिन लेना कैसा चाहिए? ऊपर सफ़ेद होना चाहिए, नीचे काला होना चाहिए। वहीं गाड़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। जो हमारे चेहरे का बना रहे हैं तो हमें बड़ा साइज दिखना चाहिए जिससे हम आसानी से बना सकें। वहीं दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष हमें दिखाई देगा? तो 12 बजे तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता डायोप्टर द्वारा मापी जाती है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन किस लिए किया जाता है? तो तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखें हम, अगला क्वेश्चन है हमारा जो 21 नंबर का। तो 21 में हमें देखने को मिल जाता है कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें फ़ारेनहाइट कितने को देखने को मिल जाएगा? तो 25 पे कितना मिल जाएगा हमें? तो हमें 132 देखने को, वो 100 जो 22 फ़ारेनहाइट है वो देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से हमें कौन सा सुमेल सही सुमेलित है वो देखना है। तो प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग बिल्कुल सही है। लेज़र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? क्या ग्राम बेल के द्वारा किया गया था? क्या प्रेशर कुकर डेनिस पेनिंग? तो इसका जो हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो ग्राम बेल के द्वारा, ग्राम बेल के द्वारा तो टेलीफोन का आविष्कार किया गया था प्रेशर, तो हमें 1 और 3 सही देखने को मिल जाते हैं। वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर बाहरी, इसलिए तो सूख जाते हैं हमारे कपड़े। वहीं अगर बैरोमीटर अचानक से नीचे गिरावट आ रही है तो तूफानी मौसम होने वाला है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेथोस्कोप में क्या किस परावर्तनीय घटना देखने को मिलती है? तो ध्वनि के जो हमारा बहु परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। ध्वनि के बहु परावर्तन, ना कि बहुवर्तन, बहु परावर्तन, जिसके कारण हम दिल पर लगाते हैं और कानों में हमें जोर जोर से सुनाई मिलती है। वहीं हम बात करें गर्मी के दिनों में पंखा चलने पर आराम महसूस होता है, क्योंकि ये हमारी शरीर से ऊष्मा जो तेज़ी से पसीने को क्या कर देता है? बाष्पीकृत कर देता है। आगे हम चर्चा करें अगले क्वेश्चन पे हमारे, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के वो निपुण थे? तो उनके द्वारा जो बजाई जाती थी तो वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन अच्छा बजाते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन अच्छा बनाते थे। कोई भी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक प्रति मालूम होता है? जब लिफ्ट क्या ऊपर की ओर जा रही होती है, तो जब समान वेग से नहीं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है, तो ये जब लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर की ओर जा रही होती है। नहीं, ऑप्शन ए आंसर भाई। प्रकाश के उसके घटक रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिक्षेपण या फिर विक्षेपण कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। वहीं देखें सर्वप्रथम हमारे गति संबंधी नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अगला है किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है, तो गेंद गति धीमी क्यों हो जाती है? तो इसका ऑप्शन था हमारा 3 नंबर का। तो गेंद पर गति की दिशा में एक विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जैसे घर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण वो रुक जाती है। ये MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, उसका रीज़न क्या होता है? तो उसका हमें रीज़न देखने को मिल जाता है कि जो बर्फ पर का जो ऑप्शन डी है इसका आंसर, बर्फ में सड़क की अपेक्षा में घर्षण बल हमें कम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पंखा, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में, वहाँ पर क्या है, एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिराए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें कौन देखने को मिलेगा ज़मीन पर? तो इसमें क्या है, तीनों ही साथ, क्योंकि निर्वात में हम भेज रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का अवधान नहीं होगा, तो नीचे देखने को मिल जाएंगे। अनुदैर्घ्य तरंग का यहाँ पर उदाहरण देखने को मिल रहा है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का क्या उदाहरण है? तो ऑप्शन ध्वनि तरंग है, हमें अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें वायु की गति का मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वायु की गति को मापने के लिए एनमोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा कितनी होती है? तो हमें 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर
कितनी 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर हमें 300 गीगाहर्ट्ज़ तक ये देखने को मिलती हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियों को लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।